और अब अपन शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट, कल आपको 2x2 डिटर्मिनेंट और 3x3 डिटर्मिनेंट का आइडिया दिया। डिटर्मिनेंट सिंगल नंबर है, मॉड के अंदर लिखेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर नंबर आएगी आपकी, और एक सिंगल नंबर आती है। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं डिटर्मिनेंट में हमेशा। और डिटर्मिनेंट का नोटेशन आप कैसे पहचानोगे कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ नंबर जो आपको दिया है वो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, जबकि डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉड्यूलस का साइन, मतलब दो वर्टिकल लाइन के बीच में नंबर्स को लिखेंगे। डिटर्मिनेंट को डेल्टा से या फिर डी से डिनोट किया जाता है। तो जैसा कल आपको बताया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि थोड़ा सा लंबा था, तो आज अपन उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। माइनर एंड कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट के माइनर और कोफैक्टर्स क्या होंगे तो वो आप समझ लीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग है माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो हम यहाँ पर 2x2 बहुत छोटा हो जाता है, तो 3x3 के डिटर्मिनेंट, या फिर ऐसा करते हैं 2x2 के लिए बता देते हैं, फिर 3x3 के लिए भी आपको बता देंगे। तो हियर वी डिस्कस माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2x2 and order 3x3. So first we take a determinant of order 2x2. हम एक डिटर्मिनेंट कंसीडर कर ले रहे हैं, तो कंसीडर डिटर्मिनेंट, consider a determinant और यहाँ पर हमने जो डिटर्मिनेंट है वो डेल्टा इज इक्वल टू एक 2x2 का डिटर्मिनेंट ले लिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 2x2 का डिटर्मिनेंट में टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे, और 4 एलिमेंट्स के लिए आपको 4 माइनर मिलेंगे। तो माइनर ऑफ एलिमेंट A11, माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनस एलिमेंट्स के होते हैं मतलब। तो माइनर ऑफ एलिमेंट A11 इट इज डिनोटेड बाय M11। आगे से M11 मिलेगा लिखा कहीं, तो इसका मतलब आप समझिएगा जो एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का हम यहाँ पर माइनर लिख रहे हैं। तो माइनर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इट इज डिनोटेड बाय M11। और ये क्या होता है, जिस रो जिस कॉलम में एलिमेंट बिलोंग कर रहा है वो रो और वो कॉलम आप छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो छोड़ दीजिए और फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए। जो बचेगा वो एलिमेंट A11 का माइनर होगा। मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट A11 is denoted by M11 and its value is A22। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद जो बचा वो इस एलिमेंट का माइनर होगा। तो A22 is the minor of element A11। Similarly, when we write the minor of element in position first row second column, it is denoted by M12। और अब यहाँ पर फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा A21। Similarly, minor of element in second row first column, it is denoted by M21। और M21 का जो वैल्यू होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो छोड़ दीजिए और फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए। ये है सेकंड रो, ये है फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा A12। एंड फाइनली माइनर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो अब आपको सेकंड रो छोड़ देना है, सेकंड कॉलम छोड़ देना है,
माइनर को M22 से डिनोट करेंगे और ये आ जाएगा A11, इट इज A11। तो माइनर निकालने के लिए जिस रो जिस कॉलम में एलिमेंट बिलोंग कर रहा है वो रो वो कॉलम आपको छोड़ देनी है। छोड़ने के बाद जो बच गया वो उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माइनर। माइनर का मतलब A11 का माइनर, A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, जो बचेगा एलिमेंट वो आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर होगा। तो ये है माइनर। अब दूसरी बात इसमें हमने एक और साथ में बात लिखी है, वो है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर की डेफिनेशन आप समझिए, व्हेन वी राइट माइनर विद देयर साइन, जब आप माइनर को एलिमेंट के साइन के साथ लिख दोगे तो वी गेट दी कोफैक्टर। अब साइन क्या होता है? तो ये आपको कल बताया था। साइन क्या करना है आपको, यदि दोनों सफिक्स का सम इवन आता है तो साइन पॉजिटिव होगा, यदि दोनों सफिक्स का सम ऑड आता है तो साइन नेगेटिव होगा। तो इसका भी साइन नेगेटिव हो जाएगा और इसका साइन पॉजिटिव आएगा। ये है साइन। अब यदि मैं माइनर को इनके साइन के साथ लिखूंगा तो वी गेट कोफैक्टर। मतलब मैं कोफैक्टर के लिए आप देखोगे बुक्स में कहीं कहीं देखोगे तो कोफैक्टर के लिए सी भी यूज करते हैं, कोफैक्टर के लिए कैपिटल ए भी यूज करते हैं। जैसे हम माइनर के लिए कैपिटल एम यूज कर रहे हैं, हियर वी यूज कैपिटल ए फॉर रिप्रेजेंटिंग कोफैक्टर। सो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाकी लोगों को भी नहीं आ रही आवाज? आ रही सर अभी आ आई। रही, बस थोड़ी कम आ रही है। तुम लोग अपना वॉल्यूम तेज करो, मेरा तो फुल वॉल्यूम है। अभी तक तो बराबर आ रहा था, पता नहीं अभी आज पता नहीं। हाँ आ रही है सर, बराबर आ रही है। हाँ, चलिए। तो नेक्स्ट है कोफैक्टर। कोफैक्टर में अभी आप क्या करोगे, कोफैक्टर में माइनर को विद देयर साइन लिखना है। तो मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पर नोट कर लीजिए, वो ये है कि कोफैक्टर को जब अपन, हाँ सर आपने वो कैपिटल एम का क्या बोले थे बीच में? माइनर, ठीक है। कोफैक्टर का मतलब है, अब देखिए कोफैक्टर के लिए नोटेशन देते हैं तो यहीं पे लिख लेता हूँ। एक जनरल नोटेशन आपको पहले दे रहा हूँ, जैसे इफ यू हैव टू राइट कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, मतलब ith रो और jth कॉलम में कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो उसके कोफैक्टर को आप किससे डिनोट करेंगे? तो इट इज डिनोटेड बाय ए आई जे। कोफैक्टर को वी डिनोटेड बाय ए आई जे। अब कोफैक्टर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कोफैक्टर निकालने के लिए -1 पे पावर लगाना है आपको i प्लस जे, ये दोनों सफिक्स का, इससे आपको साइन मिलेगा। साइन निकालने के लिए आपको यही बताया था, यदि दोनों का सम इवन है, यदि आपने दोनों का सम इवन लिया तो -1 पे इवन पावर आएगा और -1 पे इवन पावर आने का मतलब है साइन पॉजिटिव आएगा। तो यदि आप 1 ले लेते हो आई और जे का वैल्यू तो साइन पॉजिटिव आएगा, आप देख लीजिए। यदि आप 1 और 2 लेते हो तो ये 3 बन जाएगा, -1 पे 3 का पावर तो नेगेटिव आ गया तो ये नेगेटिव आएगा। तो ए आई जे का साइन आपको जब लिखना है तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाय कैपिटल ए आई जे, और इसकी वैल्यू क्या होती है? -1 रेज टू दी पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। एम क्या है? माइनर। तो आपको यही डेफिनेशन बताया था, व्हेन वी राइट माइनर विद देयर साइन, एलिमेंट का जो साइन आएगा उसके साथ यदि आप माइनर को लिख दोगे तो कोफैक्टर। मतलब कोफैक्टर और माइनर न्यूमेरिकली सेम होते हैं बट दे आर अपोजिट इन साइन, बस ओनली, केवल साइन का फर्क आ जाता है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर व्हेन वी राइट दी कोफैक्टर, ये तो अपने 4 माइनर हो गए। माइनर के बाद व्हेन वी राइट दी कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, तो इट इज डिनोटेड बाय A11 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू बाय दिस फॉर्मूला इट इज -1 रेज टू दी पावर 1 + 1 M11
और आप जानते हैं ये पॉजिटिव आएगा और M11 का वैल्यू आपने कितना निकाला है, A22, तो ये होगा कोफैक्टर। तो बस यू हैव टू राइट द माइनर विद देयर साइन, तो इसका साइन पॉजिटिव आएगा तो ये A22 हो जाएगा। और भी आपको जब भी अपन 3/3 के लिए लिखेंगे तो और भी पोजीशन आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, it is 1 2 minus 1 power 1 plus 2 M12, और इसका साइन अब नेगेटिव आएगा और M12 की वैल्यू A21 है, तो ये माइनस ऑफ A21 होगा। ऐसे ही व्हेन वी राइट कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21, so it is denoted by A21, it is minus 1 power 2 plus 1 into M21 and the value of M21 is A12, साइन नेगेटिव आएगा तो A12। And finally, when we write the cofactor of element A22, it is denoted by capital A22 minus 1 power 2 plus 2 M22, और इसका वैल्यू जो होगा it is positive A11। So when we write minor with their sign, we get cofactors। एक बार अपन इसको 3/3 के डिटर्मिनेंट में और प्रैक्टिस करेंगे, माइनर को भी लिखेंगे, कोफैक्टर्स को भी लिखेंगे। बस इतनी बात आपने समझनी है कि माइनर और कोफैक्टर में जो रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर। और अब आप देख रहे हैं यदि साइन पॉजिटिव है, यदि साइन पॉजिटिव है, जैसे इस एलिमेंट का साइन पॉजिटिव है तो इसका जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा। इसका साइन नेगेटिव है तो इसका जो माइनर है और कोफैक्टर है ये न्यूमेरिकली सेम आएंगे, साइन में अपोजिट आएंगे। इसका जो माइनर और कोफैक्टर है वो न्यूमेरिकली सेम आएंगे, साइन अपोजिट आएगा। इसका जो कोफैक्टर है वो न्यूमेरिकली सेम होगा और साइन में भी सेम होगा। ठीक है, एक 2/2 का एग्जांपल लेके आपको मैं ये बात को और वेरीफाई कर देता हूँ। जब आप ये तो जनरल अपन ने लिखा, नंबर्स में लिखेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। तो एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ अगले पेज पर। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ये है माइनर और कोफैक्टर। एक 3/3 के डिटर्मिनेंट में भी अपन इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ध्यान में आ जाएगा। तो पहले तो इतना नोट कर लीजिए। और हियर वी टेक वन एग्जांपल। पेज नंबर 2। तो हेडिंग अपन वही डाल के चलते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, 3/3 के डिटर्मिनेंट के लिए अभी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये जो 2/2 का आपको बताया इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। So here we take an example। यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर कोई 2/2 का डिटर्मिनेंट डेल्टा कंसिडर कर लिया। 1 2 3 4 2/2 का डिटर्मिनेंट, 4 एलिमेंट है। अब देखो इतनी सिंपल सी बात जो मैंने आपको बताई थी, व्हेन वी राइट माइनर ऑफ एलिमेंट A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ पर जो है वो है 1। तो इस एलिमेंट का जो माइनर होगा, क्या छोड़ोगे आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दोगे, क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ऐसे ही माइनर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 2 है और इसका माइनर क्या होगा, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 3। अपोजिट वाला लेना है, 1 का माइनर 4 होगा, 2 का माइनर 3 होगा, 3 का माइनर 2 होगा, 4 का माइनर 1 होगा। सीधी सीधी बात ये है। तो सिमिलरली माइनर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 3 है और 3 का जो माइनर होगा इसकी अपोजिट वाला होगा, तो क्या होगा, 2। एंड एट द लास्ट द माइनर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट यहाँ पर 4 है और इसका जो माइनर होगा वो 1। तो किसी एलिमेंट का माइनर उस एलिमेंट के अपोजिट वाला, सीधा आप 2/2 में ये समझ सकते हो। अब नाउ व्हेन वी राइट इट्स कोफैक्टर, so cofactor of element
इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो कि 1 है, तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा, माइनर को विद देयर साइन लिखना है। तो अब आप जानते हो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का साइन पॉजिटिव है, तो माइनर इसका 4 है, 4 को पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे तो +4। केवल जो माइनर आपने लिखा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का जो माइनर है उसको साइन के साथ लिख दो। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो कि 2 है यहाँ पर, और इसका साइन होता है नेगेटिव, तो ये कितना आ जाएगा, -3। ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जो कि एलिमेंट 3 है, साइन नेगेटिव आएगा तो -2। और एट दी लास्ट कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 4 है और 4 का माइनर जो है वो 1 है, कोफैक्टर भी 1 होगा क्योंकि साइन पॉजिटिव है। तो ये देखिए आप, माइनर और कोफैक्टर बिल्कुल बराबर होते हैं, बस साइन भर डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि इनकी पोजीशन आपकी क्या बन रही है। ठीक है, ऑड पोजीशन बनेगी तो नेगेटिव साइन आएगा, इवन पोजीशन बनेगी तो पॉजिटिव साइन आएगा। अब इसमें एक बात जो आपने समझना है वो ये है, जो ओवरऑल कंक्लूजन है आपका वो इतना है, बस 2/2 में जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आप देखते हो कि M11 जो है वो A11 के बराबर आएगा, M12 माइनस ऑफ A12 के बराबर आएगा, या फिर उसको ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे ही माइनस ऑफ M21 जो है वो प्लस A21 होगा, और M22 जो है वो A22 के बराबर। इतनी सी बात है बस। माइनर और कोफैक्टर में ओवरऑल जो आपको बात यहाँ पर समझनी है वो केवल इतनी है कि माइनर और कोफैक्टर केवल साइन में डिफरेंट होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 1 का माइनर भी 4 है और 1 का कोफैक्टर भी 4 है, जबकि आप यदि इस एलिमेंट की बात करोगे, एलिमेंट 2 की, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट, इस एलिमेंट की बात करोगे तो 2 का माइनर 3 आएगा, बट 2 का कोफैक्टर -3 आएगा। 3 का माइनर 2 आएगा, 3 का कोफैक्टर -2 आएगा। 4 का माइनर भी 1 होगा और 4 का कोफैक्टर भी 1 होगा। साइन बार आपको लिखना है। तो ये है माइनर और कोफैक्टर। एक 3/3 के एग्जाम्पल लेके भी अपन इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 3/3 में कैसे करेंगे वो अपन अगले पेज पे जा रहे हैं। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट। अभी भी कुछ नहीं समझा हो तो कुछ भी। माइनर और कोफैक्टर आगे बहुत आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए अच्छे से समझ लीजिएगा। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3, where we discuss the minor and cofactor of elements of 3/3 determinant। तो पेज नंबर 3 पे 3/3 का डिटर्मिनेंट एक ले लेते हैं। 3/3 के डिटर्मिनेंट के लिए माइनर कोफैक्टर कैसे लेंगे वो आप समझिएगा। तो कंसीडर अ 3/3 डिटर्मिनेंट। डेल्टा इज इक्वल्स टू हमने ले लिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। 3/3 का डिटर्मिनेंट है और इसमें 9 एलिमेंट है। हर एलिमेंट का आपको माइनर मिलेगा और हर एलिमेंट का आपको कोफैक्टर मिलेगा। तो माइनर और कोफैक्टर कैसे लिखेंगे वो अब आप देख लीजिए यहाँ पर। तो फर्स्ट वी राइट हियर द माइनर ऑफ एलिमेंट in first row first column, it is denoted by M11। अच्छा, माइनर लिखते वक्त साइन का कोई टेंशन नहीं है, आप सीधे माइनर लिखो। और माइनर क्या होता है, अब आपने केवल क्या करना है, फर्स्ट रो को छोड़ देना है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। एक 2/2 का डिटर्मिनेंट बचता है, तो इसका जो माइनर है वो एक 2/2 का डिटर्मिनेंट होगा, जो कि आएगा A22, A23, A32 और A33। ये 2/2 का
डिटर्मिनेंट होगा। तो जिस रो जिस कॉलम में एलिमेंट बिलोंग कर रहा है वो रो वो कॉलम छोड़ने के बाद जो बच गया वो उस एलिमेंट का माइनर होता है। सिमिलरली व्हेन वी राइट द माइनर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट का माइनर M12 से डिनोट करेंगे। और अब आप इसको लिखने के लिए क्या करोगे, पहली रो को छोड़ दोगे और सेकंड कॉलम को छोड़ दोगे। तो पहला रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए। 2/2 का एक डिटर्मिनेंट बचा, वो बचा A21, A31, A23 और A33। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है और दिस इज अ सिंगल नंबर। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक नंबर बनेगा ही, तो माइनर हमेशा एक नंबर ही आएगा। सिमिलरली एक और एलिमेंट अपन लिख लेते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इट इज M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब आपको पहली रो छोड़ना है, तीसरा कॉलम छोड़ना है, तो एक 2/2 का डिटर्मिनेंट बचेगा, जो बचेगा A21, A31, A22 और A32। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली वी राइट द माइनर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के माइनर को M21 से डिनोट करेंगे। अब आप सेकंड रो छोड़ दोगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ दोगे, तो बाकी जो बचेगा आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद वो बचेगा A12, A13 और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें A32, A33। ये 4 एलिमेंट का निकाला है, फिर बचे हुए 5 का भी निकालेंगे। तो यहाँ एटसेट्रा करके छोड़ देता हूँ, अब आप समझ गए होंगे। ऐसे हर एलिमेंट का माइनर आपको मिलेगा। तो माइनर 3/3 का डिटर्मिनेंट में जब आप माइनर निकाल रहे हैं तो जिस रो जिस कॉलम के एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हो वो रो वो कॉलम को छोड़ देना है, बाकी जो बच गया वो इस एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। सिमिलरली हियर वी राइट दी कोफैक्टर्स। अब आप समझते हो कि कोफैक्टर जो है, when we write the minor with their sign then we get the cofactors, and you know that कि जो साइन आपने कल सीखे थे यहाँ पर कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आपने लगाने। ये लगाने के बाद when we write the cofactor of element A11, so it is denoted by A11। अब साइन आपका कैसा आएगा, इसका पॉजिटिव, और माइनर पर लिख देना है। ठीक है, माइनर को साइन के साथ लिखना है, साइन पॉजिटिव है तो माइनर लिख दीजिए बस। तो ये आ जाएगा। अब आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देनी है, जो बचा A22 बचा, A23 बचा, A32 और A33। मतलब इस एलिमेंट के लिए जहां पर साइन पॉजिटिव दिखेगा वहां पर माइनर और कोफैक्टर बराबर होंगे, तो इस एलिमेंट के माइनर कोफैक्टर बिल्कुल बराबर बराबर है। ऐसे ही व्हेन वी राइट द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कोफैक्टर को A12 से डिनोट करेंगे और साइन अब इसका नेगेटिव आएगा तो ये माइनस का साइन है, और अब माइनर पर लिख दीजिए। तो माइनर ये लिखा हुआ है A21, A23, A31, A33, A31, A33। Similarly, when we write the cofactor of this element, so cofactor of element in first row third column, it is denoted by A13। साइन पॉजिटिव आएगा तो अब आप इसका केवल माइनर पर लिख दीजिए, जो कि है A21, A22 और A31, A32 और एक्सेट्रा। ऐसे 9 एलिमेंट के लिए 9 माइनर मिले। तो हर एलिमेंट का माइनर होता है, हर एलिमेंट का कोफैक्टर होता है, एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर, व्हेन वी राइट माइनर विद देयर साइन देन वी गेट द कोफैक्टर्स। ठीक है। सो आपको ये जो 9 एलिमेंट लिखे हैं, ये 9 एलिमेंटों में से 5 एलिमेंट्स के साइन जो है वो पॉजिटिव है। मतलब ये 5 एलिमेंट के लिए 4 कॉर्नर वाले और एक सेंटर वाला, इन एलिमेंट्सों के माइनर कोफैक्टर बिल्कुल बराबर बराबर होंगे।
और ये जो बाकी बचे हुए 4 एलिमेंट हैं जिनके साइन नेगेटिव हैं, इनके माइनर और कोफैक्टर न्यूमेरिकली सेम और साइन में डिफरेंट आएंगे बस। द ओनली डिफरेंस इन साइन। और माइनर का मतलब एक सिंगल नंबर होता है, क्योंकि जब आप ये माइनर लिख रहे हो तो एक 2/2 का डिटर्मिनेंट है। व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस डिटर्मिनेंट तो आपको एक सिंगल नंबर मिलेगा। तो यह है माइनर और कोफैक्टर का कंसेप्ट। अब इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज झट से स्क्रीनशॉट ले लें। अपन अगले पेज पर चल रहे हैं, वेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसको इंपॉर्टेंटली नोट कर लीजिए। चलते हैं पेज नंबर 4। तो जो बात मैं बता रहा हूँ उसको साथ साथ वेरीफाई भी करते चलता हूँ। ये 3/3 के लिए ही बता रहा हूँ। और पेज नंबर 4 पर हमारी बात ये है, इसको आप एज अ प्रॉपर्टी ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर समझ सकते हो, जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आपको एक चीज ये बताई जा चुकी है कि ये जो 3/3 का डिटर्मिनेंट आपने लिखा है, इस 3/3 की डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप रो के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो और कॉलम के रिस्पेक्ट में भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 3 में से कोई भी रो के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू लिखा जा सकता है। तीनों कॉलम में से किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप इसका वैल्यू लिख सकते हैं। तो अब आप एक बात बड़ा ध्यान से समझिए, जब आपने इस 3/3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखना सीखी थी तो आपने इसको लिखा ऐसे था कि जब आप इसको फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में लिखते हो, तो ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो एक्चुअली क्या लिखते हैं भाई, पहला एलिमेंट लिखते हैं A11 और अब क्या करेंगे, ये रो ये कॉलम छोड़ देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और जो बचा वो लिख लेते हैं। तो क्या बचा है, इसके साथ आप लिखते हो ये 3/3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हो। पहली रो के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं। फिर ये वाला एलिमेंट आएगा, नेगेटिव साइन है A12, और अब आप देखो कौन सी रो, फर्स्ट रो छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचा A21 A31, और क्या बचा A23 A33। और एट दी लास्ट जब आप इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इसको लिखते हो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देते हैं, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दिया, तो वी गेट A21 A31 A22 A32। ये आपने वैल्यू लिखी है। हाँ बोलो, हेलो, कौन सर कर रहा है? ठीक है, सो ये आपने 3/3 के डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में लिखा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये लिखा है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप ये देखिए यहां पर ये जो बात है कि जब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं, तो ये जो बचा इसको आप एलिमेंट A11 का क्या बोलते थे, माइनर बोलते थे, अभी आपने सीखा। तो इसी डेल्टा को आप क्या लिख सकते हो, यही जो डेल्टा की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, एक्चुअली ये क्या होती है A11 इंटू M11। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर है। फिर माइनस ये जो लिखा हुआ है ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर है 12 M12, और फिर प्लस A13, ये जो आपने लिखा था ये M13 की वैल्यू लिखी थी, आप प्रीवियस पेज पे देख सकते हो। और आप ये जानते हो कि माइनर को विद देयर साइन लिख दें तो क्या बन जाता है, कोफैक्टर। सो इसी बात को आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर के बराबर होता है, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो साइन है वो नेगेटिव साइन, इसलिए इसके माइनर का जो नेगेटिव साइन होगा, मतलब नेगेटिव ऑफ माइनर जो होगा वो A12 होगा। तो इसलिए इसको अपन क्या लिखेंगे, माइनस M12 को अपन प्लस A12 लिख सकते हैं। और A13 साइन तो पॉजिटिव ही है, तो ये A13 से डायरेक्ट रिप्लेस करो। मतलब मैंने केवल क्या किया है, M11 को A11 से रिप्लेस किया, क्योंकि इस एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर बराबर होता है। M12 को माइनस ऑफ A12 से रिप्लेस किया है,
इसलिए यहाँ पर प्लस साइन आ गया, और M13 को प्लस A13 से रिप्लेस किया है क्योंकि इस एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर बराबर, केवल इस एक एलिमेंट का जो माइनर कोफैक्टर है, इस एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर जो है वो साइन में अपोजिट होगा, इसलिए साइन अलग। तो ये है वो प्रॉपर्टी जो मैं अब आपको बता रहा था, इसको अपन हाईलाइट कर देते हैं। और अब ये आपकी हर जगह वैलिड है, मतलब यदि आपको पूरा डिटर्मिनेंट नहीं दिया हो, केवल ये क्या लिखा हुआ है, यदि मैं किसी रो के एलिमेंटों को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, देन वी गेट दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब मेरे को यदि पूरा 3/3 का डिटर्मिनेंट नहीं दिया, मेरे को कोई पर्टिकुलर रो दी है और उसी रो के मेरे को कोफैक्टर भी दिए हैं, तो एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, देन वी गेट दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। So this is the property, and this property is valid for other 2 rows and also it is valid for other 3 columns. मतलब ये तीनों रो तीनों कॉलम के लिए वैलिड है प्रॉपर्टी। जब भी आप किसी रो के एलिमेंटों को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, देन यू गेट दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये फर्स्ट थिंग होगी। तो सिमिलरली बाकी आप यहाँ पर यदि सेकेंड रो के लिए लिखें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैन ऑल्सो बी गिवन बाय, सेकेंड रो का एलिमेंट क्या है A21, इसका कोफैक्टर क्या आएगा A21, दूसरा एलिमेंट क्या है इसका A22, इसके कोफैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करो, और तीसरा एलिमेंट है A23, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐड करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिलेगा। एंड यदि आप यही बात थर्ड रो के लिए करते हैं तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, थर्ड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, और थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, देन यू गेट दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हमेशा आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड ऑल्सो फॉर कॉलम वाइज, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये कॉलम वाइज भी वैलिड है। तो कॉलम के लिए यदि आप जैसे यहाँ पर लिखते हो ऑल्सो वैलिड फॉर कॉलम, तो यदि हम फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट ले लें और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है A11, उसका कोफैक्टर आएगा A11, फिर प्लस A21, उसका कोफैक्टर आएगा A21, फिर A31, उसका कोफैक्टर आएगा A31। करस्पॉन्डिंगली ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, देन यू गेट दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सिमिलरली सेकंड कॉलम के लिए भी सेम प्रॉपर्टी इज फॉर सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम के एलिमेंट है A12, इसका कोफैक्टर A12, A22, इसका कोफैक्टर A22, और एट दी लास्ट A32, इसका कोफैक्टर कैपिटल A32, और लास्ट थर्ड कॉलम A13, A13, A23, A23, और A33, A33। तो कॉलम वाइज भी ये प्रॉपर्टी लगती है। तो ये है पहली प्रॉपर्टी कोफैक्टर की, कि यदि मेरे को ये 3/3 के लिए वैलिड है, 2/2 के लिए वैलिड है, 4/4 के लिए वैलिड है, सब जगह वैलिड है, कोई रो आपको दे दें और उसी रो के कोफैक्टर चाहिए, यदि किसी रो के एलिमेंटों को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, देन यू गेट दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। टेक दी स्क्रीनशॉट। सर ये लीडिंग डायगोनल के लिए वैलिड होगा? लीडिंग डायगोनल के लिए नहीं है ये वैलिड, क्योंकि आप डायगोनल वाइज मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकालते हो, या तो रो वाइज निकालते हैं या कॉलम वाइज निकालते हैं। हाँ, इसमें एक चीज आप पूछ सकते थे ऋषभ बोधे, और क्या बन सकता है इसमें एक प्रॉपर्टी ऋषभ, मतलब और क्या क्वेश्चन इसमें अराइज हो सकता है? सर मतलब ऐसा कर सकते कि वो जो सांगे, नहीं सर रुको, चलो मैं पूछता हूँ। ये तो अभी एक चीज हो गई कि हमने किसी रो के एलिमेंटों को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया,
यदि मैं किसी रो के एलिमेंट को किसी अदर रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? मतलब मैं एलिमेंट को ये रो के ले लूं और कोफैक्टर इस रो के मल्टीप्लाई करूं और फिर ऐड करूं, तो फिर क्या होगा? ये है एक और बात जो अगली प्रॉपर्टी है। तो सेम रो से करते हो, उसी रो के एलिमेंट, उसी रो के कोफैक्टर, करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई, ऐड, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मिलेगा। लेकिन when we take the elements of first row and when we multiply these elements by corresponding cofactors of elements of any other row, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट लें और सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो आपको मिलता है वहां पर 0। उसी रो से करोगे तो वैल्यू मिलेगी, अदर रो से करोगे या अदर कॉलम से करोगे तो आपको मिलेगा 0। वो मैं अगली बात लिख दे रहा हूं। आप इसको 2/2 के लिए, 3/3 के लिए, 4/4 के लिए, किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए प्रॉपर्टी को वैलिडेट करके देख सकते हो। मैं इसको प्रूव कर, ये तो वैल्यू होगी हमने। अब जो हम अगली प्रॉपर्टी लिख रहे हैं वो ये है कि मेरा डिटर्मिनेंट यही है 3/3 ऑर्डर का। बट हियर अब अपन एलिमेंट्सों को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते, अपन किसी अदर रो के कोफैक्टर्स ले लेते हैं। जैसे मैंने एलिमेंट लिया है, ये दूसरी बात होगी, तो वी गेट 0। सबसे पहले मैं 0 बना दूं। एलिमेंट है मेरा A11 और कोफैक्टर मैं ले रहा हूं इसके सेकेंड रो के A21, फिर प्लस करस्पॉन्डिंग करना, ये याद रखना, A12 कोफैक्टर इसका लेंगे A22, एलिमेंट फर्स्ट रो का लिया है 13, कोफैक्टर सेकेंड रो का लिया तो हमको 0 मिले। ऐसे ही मैं एलिमेंट फर्स्ट रो का ही रखता हूं, कोफैक्टर तीसरी रो का रखता हूं A32, ये एलिमेंट लिया है और कोफैक्टर इसका लिया तो भी वी गेट 0। ऐसे ही सेकंड रो के लिए दो चीजें 0 हो जाएंगी, थर्ड रो के लिए दो बातें 0 हो जाएंगी, और यही कॉलम वाइज भी होता है। पहला कॉलम ले लो एंड सेकंड थर्ड कॉलम, ठीक है? तो आप आई होप समझ गए होंगे। तो मैं एक इसको सेकंड रो के लिए लिख देता हूँ। तो सेकंड रो ले रहा हूँ, एलिमेंट सेकंड रो के ले रहा हूँ, कोफैक्टर फर्स्ट रो के ले रहा हूँ। एलिमेंट A22 लिया, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इसका लिया A12, एलिमेंट A23 लिया और कोफैक्टर इसका लिया, तो ये भी 0 आए। एंड सिमिलरली कॉलम वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट ले लिए, A11 ले लिया और कोफैक्टर इसका ले लेता हूँ A12, A21 एलिमेंट लिया है, कोफैक्टर A22 का लिया है, A31 लिया है और कोफैक्टर इसका लिया है A32। एक लास्ट लिख लेते हैं, यही ले लेते हैं एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के, कोफैक्टर थर्ड कॉलम के ले लेते हैं A13, A21, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A23, A31, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A। तो रो का रो वाइज, कॉलम का कॉलम वाइज, ठीक है? सो मतलब टोटल जैसे आपने यहाँ पर सीखा था कि उसी रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू, और अदर दो रो के साथ करेंगे तो 0 मिलेगा। यही फर्स्ट रो के साथ, यही सेकंड रो के साथ, यही थर्ड रो के साथ होगा, यही कॉलम 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 के लिए होगा। तो ये प्रॉपर्टीज को आप याद रखिएगा। कभी भी ऐसा मिलता है तो डायरेक्टली आप 0 लिख सकते हो या फिर आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिलेगी, दो चीजें मिलेगी। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हाँ सर, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब जब भी जैसे ए और कैपिटल ए ले रहे हैं तो जब भी सबस्क्रिप्ट ऑड आ रहा है तो 0 ही होगा, जो ऐड करेंगे तो 1 1 1 2 या 2 1 2 2, और इवन आ रहा है तो फिर डेल्टा निकलेगा। मतलब ये इन सबको ऐड करोगे तो ये, हाँ मतलब 1 + 2 3, 3 + 4 7, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर।
जैसे ऑड आया तो 0 और इवन आया तो डेल्टा। हाँ, बात वही हो जाएगी, क्योंकि उसी के साथ करते हो तो वो डबल हो जाता है, इवन हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी याद रख सकते, क्योंकि उसी के साथ करोगे तो वो डबल हो जा रहा है, मतलब इवन हो जा रहा है। तो दूसरे के साथ कर रहे हो तो ऑड बना दे। ठीक है, चलते हैं। तो ये है माइनर एंड कोफैक्टर। 3 4 5 पेजों में अपन ने माइनर कोफैक्टर को सर हाँ, ये एक बार और बता दो। नाम क्या है? अंकित कुमार। कौन से कुमार? अंकित कुमार। अच्छा, अंकित कुमार। अंकित कुमार कहाँ चले गए थे? वॉशरूम गए थे क्या? नहीं सर, यही था, क्या कर रहा था यहाँ? देख रहा था सर किसको? बोर्ड को। अच्छा, और किसी को तो नहीं देख रहा था भाई? नहीं सर। वीडियो सबके ऑफ करा देता है इसलिए, वरना तुम लोग इधर उधर ही देखते रहते नहीं। ऑन करा दो सर, मैं ऑन कर देता हूँ। हाँ, तुम्हारी तो बड़ा तुम्हारी इच्छा है ऑन करा दो, कि हम तो देखते रहे बस। देखो, यदि यही रो लेते हैं और इसी कॉलम के कोफैक्टर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगी? डिटर्मिनेंट की वैल्यू। रो ये लेते हैं और कोफैक्टर इसके लेते हैं तो हमको मिलेगा 0। रो ये लेते हैं और कोफैक्टर इसके लेते हैं तो हमको मिलेगा 0। मतलब सेम रो के एलिमेंट और उसी रो के कोफैक्टर से, इसी रो के एलिमेंटों को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने से हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है। बट इसी रो के एलिमेंटों को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर मल्टीप्लाई करने से हमको 0 मिलता है। ठीक है, इतनी बात है बस, और कुछ नहीं। समझ ठीक है गया अंकित सर। कुमार? हाँ, चलिए। और अब डिटर्मिनेंट की अपन कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपका पूरा जो डिटर्मिनेंट का चैप्टर है वो उसकी कुछ 7 8 प्रॉपर्टीज हैं। पूरा डिटर्मिनेंट इसकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। प्रॉपर्टीज आपकी जितनी अच्छी होंगी डिटर्मिनेंट आपका उतना अच्छा होगा। तो एक एक करके अब हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक डिटर्मिनेंट समझा, हमने डिटर्मिनेंट के माइनर कोफैक्टर समझे, माइनर कोफैक्टर की कुछ एक दो छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर समझी। अब हम ओवरऑल डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि पूरा डिटर्मिनेंट उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। प्रॉपर्टीज को आप जितना अच्छा इस्तेमाल करना सीखोगे, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस के आंसर आपको उतना जल्दी मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी को थोड़ा थोड़ा नाम देते जाते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर है, फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है हमारा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ये बोलती है कि यदि आप किसी डिटर्मिनेंट की रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दें या फिर कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज्ड या रिमेन्स सेम व्हेन रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। एक लाइन में आप ये डेफिनेशन लिख लें। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains same when rows and columns are interchanged।
ये है प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब आप इसको 2x2, 3x3, 4x4 किसी में भी करके देख सकते हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कहीं कोई फर्क नहीं आता। और इसलिए आपको ये आपने सीखा होगा कि जब आपको किसी ट्राइंगल की 3 वर्टेक्स दिए जाएं और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको लिखना हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे निकाला जाता है। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला का यूज होता है कि इफ वी हैव द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल x1 y1, मेरे पास ट्राइंगल का दूसरा वर्टेक्स x2 y2 दिया है और ट्राइंगल का तीसरा वर्टेक्स मेरे को x3 y3 दिया है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो काफी सारे तरीके हैं एरिया निकालने के, ठीक है। और आप यहाँ पर यदि वर्टेक्स के टर्म्स में जो सिंपल सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखने के लिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट के टर्म्स में ऐसा लिखा जाता है, हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। आप इसको कैलकुलेट कर लो, आपको इस ट्राइंगल का एरिया मिलेगा। ये डिटर्मिनेंट का यूटिलाइजेशन है। और ऑल्सो दिस इज इक्वल्स टू, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू, आप फर्स्ट रो की जगह फर्स्ट कॉलम में ये वैल्यू लिख दो, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, तो भी सेम वैल्यू में, मतलब ये दोनों का वैल्यू सेम है। तो जब आप डिटर्मिनेंट की रोज को डिटर्मिनेंट के कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। एक तो बात ये एप्लीकेशन हो गया अपना, और एक बात ये है कि ये प्रॉपर्टी को यदि आप, मैं वैसे तो आप 3x3 के लिए करके देख लेना, तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, मैं 2x2 के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर 1 1 2 3 4 कोई डिटर्मिनेंट ले लिया, तो इसकी जो वैल्यू है वो 4 - 6 आएगी, विच इज -2। अब मैं यहाँ पर डेल्टा 1 बना लेता हूँ, और डेल्टा 1 मैंने रो कॉलम इंटरचेंज करके बनाया। मैंने फर्स्ट रो की जगह फर्स्ट कॉलम लिख दिया और मैंने सेकंड रो की जगह सेकंड कॉलम लिख दिया। अब जब आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 - 6 अगेन -2 आएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेल्टा और डेल्टा 1 की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है। डेल्टा और डेल्टा 1 में फर्क ये है कि हमने रो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, और आप इसको 3x3 के डिटर्मिनेंट से भी वेरीफाई करके से देख सकते हो। कोई भी एग्जांपल ले लेना 3x3 के डिटर्मिनेंट का, उसका वैल्यू निकाल लेना, फिर आप रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देना, फिर वैल्यू निकाल देना, दोनों वैल्यू सेम आएंगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों वैल्यू सेम आती हैं। एक चीज और यहाँ पर आप समझें, तो ये बात आपने मैट्रिक्स में पढ़ी थी कि मैट्रिक्स में यदि रो को कॉलम से और कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दिया जाए तो हम उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ से एक बात ये निकल के आती है जो नोटेबल थिंग हो गई, वो ये हो गई कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, वेयर मैट्रिक्स ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये याद रखना जरूरी है, मैट्रिक्स ए हमारा, क्योंकि ट्रांसपोज नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का भी निकलता है। 2x3 मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज हो वो 3x2 का हो जाएगा, बट हमको चूंकि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम होती है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई कि यदि हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और हम उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों की वैल्यू सेम आती है। और रीजन ये है कि जब आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखते हो तो ऐसा 3x3 का डिटर्मिनेंट बनेगा, और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लिखोगे तो ऐसा 3x3 का डिटर्मिनेंट मिलेगा, और इन दोनों में फर्क कुछ भी नहीं आता, ये दोनों सेम आते हैं। तो ये हमारी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हो गई। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट के साथ साथ अब पैरेलल पैरेलल थोड़ा थोड़ा मैट्रिक्स भी चलता जाएगा, क्योंकि काफी सारी प्रॉपर्टीज है, काफी सारी बातें हैं जो डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ये है प्रॉपर्टी, नोट कर लीजिए। अब आपका कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। आप डिटर्मिनेंट में रो कॉलम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। Now we move on to property number 2.
चले, तो पेज नंबर 7 पर सेकंड प्रॉपर्टी है स्विचिंग प्रॉपर्टी। स्विच करना, इंटरचेंज करना। तो सेकंड प्रॉपर्टी इज स्विचिंग प्रॉपर्टी। स्विच करना या इसका मतलब होता है इंटरचेंज करना। मतलब यदि मैं किसी डिटर्मिनेंट में दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दूं या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं, प्रॉपर्टी यह है कि इफ टू रोज, और यही चीज कॉलम के लिए है, और कॉलम्स of a determinant are interchanged with each other, then value of determinant is multiplied by -1। मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, न्यूमेरिकली सेम होता है, साइन अपोजिट हो जाता है, बस और कुछ नहीं। मतलब आप किसी डिटर्मिनेंट में दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो न्यूमेरिकली वैल्यू सेम आएगी लेकिन साइन में अपोजिट आएगा। जैसे आप 2/2 के लिए एग्जाम्पल रख सकते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक डेल्टा लिया, वही अपन बार बार यही ले लेते भाई 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू -6 आता है, सॉरी -2 आता है। अब मैंने यहाँ पर डेल्टा 1 बनाया और डेल्टा 1 में मैंने दो रो को इंटरचेंज किया। अब मैंने कौन सी दो रो इंटरचेंज करी है? दो ही रो हैं, तो पहली रो को दूसरा, दूसरा रो को पहला बना, तो दो रो इंटरचेंज कर देता हूँ। तो जब दो रो इंटरचेंज करेंगे तो जो सेकंड रो है वो फर्स्ट रो बना देता हूँ और जो फर्स्ट रो है वो सेकंड रो बना देता हूँ। दो रो इंटरचेंज कर दी। अब आप वैल्यू निकालो इसकी, तो अब आप वैल्यू निकालोगे तो +2 आती है वैल्यू, और ये जो +2 है ये इसका न्यूमेरिकली सेम वैल्यू है, साइन अपोजिट हो गया। पहले -2 आ रहा था, अब +2 आ रहा। तो देयरफॉर जो कंक्लूजन पे हम पहुंचे वो ये पहुंचे कि जो डेल्टा 1 है वो माइनस ऑफ डेल्टा के बराबर है। तो न्यूमेरिकली सेम आएगी वैल्यू बट साइन अपोजिट हो जाएगा। कोई दो रो को, या ये कॉलम वाइज भी है, कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करते, ठीक है। अब एक बात आप यहाँ पर समझिए, ये चीज हम पहचानेंगे कैसे, मतलब इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे। हमको यदि किसी को ये बताना है यहाँ पर मैंने दो रो इंटरचेंज करी है, तो मैं ये तो नहीं लिखूंगा कि फर्स्ट रो इज इंटरचेंज विद सेकंड रो। इसको मैथमेटिकली लिखूं क्या, या जब आपको स्कूल एग्जाम में या पेपर में जब लिखना है और ये शो करने कहीं पर जरूरत पड़े कि फर्स्ट रो को सेकंड रो से, इस डिटर्मिनेंट में पहली रो को दूसरी रो से इंटरचेंज किया गया है, तो इसके लिए जो सिंबल है वो हम यूज करते हैं ये, इससे आप याद रखना। तो एक छोटा सा साइड में मैं इसके नीचे ये मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर इसका मतलब यह है कि R1 इज इंटरचेंज विद R2, ये सिंबल हो। इसका मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड रो को एक दूसरे, ये बिल्कुल वैलिड सिंबल है, आप यूज करोगे इसको। तो इफ यू हैव टू इंटरचेंज 2 रोज और 2 कॉलम, यदि मेरे को कॉलम इंटरचेंज करना है तो मैं C1 C2 लिख दूंगा यहाँ। इसका मतलब है C1 की जगह C2 आ गया, C2 की जगह C1 आ गया। तो इससे ध्यान में रहता है कि कौन सी दो रो, मतलब आपने ऑपरेशन कौन सा लगाया। तो यहाँ पर हमने ऑपरेशन लगाया है ये डिटर्मिनेंट बनाने के लिए, इस डिटर्मिनेंट में मैंने फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया, तो ये सिंबल मैंने यूज कर लिया। तो मेरे को ith रो को gth रो से यदि इंटरचेंज करना है तो मैं RI इंटरचेंज विथ RJ ऐसा लिख दूंगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये नोटेशन है, जरूरी नोटेशन है। तो ये है अपनी सेकंड प्रॉपर्टी, स्विचिंग प्रॉपर्टी,
ये रो के लिए भी वैलिड है, ये कॉलम के लिए भी वैलिड है। यदि कभी भी कोई भी दो रो को, जरूरी नहीं है करस्पॉन्डिंग दो रो, आप सीधा फर्स्ट रो से थर्ड रो को इंटरचेंज करते हो तो भी माइनस का साइन आ जाएगा। कोई आपका डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट, दिस इज स्विचिंग प्रॉपर्टी। सर ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा 2 ही रो करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, मतलब यदि आप जैसे इसमें क्या बोलते हैं, 3 रो है मान लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यदि आप फर्स्ट से थर्ड को डायरेक्ट इंटरचेंज करोगे तो भी नेगेटिव दे देगा। ये आगे आपको एक चीज बताएंगे कि जैसे मैंने 3 रो लिखी हैं, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। तो यदि आप ए बी सी में ए और सी को इंटरचेंज करते हो, ये आगे आएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसे जो सर्कुलर आपको बताया था ना एक बार, सर्कुलर परम्यूटेशन में, कि ए बी सी लिखो या बी सी ए लिखो, ए बी सी लिखो, ए बी सी, या फिर बी सी ए लिखो, या फिर सी ए बी लिखो, ये तीनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ऐसा बनने के लिए दो दो इंटरचेंज करने जरूरी होते हैं। मान लो ये आपकी जैसे फर्स्ट रो लिखी है, ये सेकंड रो लिखी है, ये थर्ड रो लिखी है। यदि आप इसमें ए की जगह सी और सी की जगह पर ए लिखते हो, इन दोनों को इंटरचेंज करते हो, तो ये आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। ये सीबीए बनेगा। और सीबीए इस ऑर्डर में नहीं आता, सीबीए जो बनेगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो उसका जो साइन है वो अपोजिट देगा, वो डिफरेंट आपका डायरेक्शन हो गया। तो यदि आपको ए बी सी, ये जो ए बी सी से बी सी ये कैसे बना है, तो एक्चुअली क्या इसमें 2 चेंजेस हैं। पहले मैंने फर्स्ट और थर्ड कॉलम को, सॉरी फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया। अब मैं यदि इसमें इन दोनों को भी इंटरचेंज कर दूं, मतलब ये बी और ए को इंटरचेंज कर दूं, तो अब आपका बन जाएगा ये सी ए बी, और ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं इसमें एक बार और इंटरचेंज करता हूँ, और अब मैं सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करता हूँ, तो वी गेट सी ए बी। तो यहाँ पर 2 बार माइनस आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये। तो एक्चुअली 2 चीजें हैं, एक तो आप यदि इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये सब बातें बराबर होती हैं, लेकिन आपने एक और दूसरा परम्यूटेशन जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफरेंट हो, तो एक चीज ये भी बराबर होती है कि सी बी ए इस डायरेक्शन से मैं लिखूं, या बी ए सी, या फिर मैं ए सी बी लिखूं, ये। तो ये 3 भी आपस में बराबर, तो ये 3 आपस में बराबर होते हैं, ये 3 आपस में बराबर होते हैं, ये 3 इन 3 से जो बराबर होते हैं न्यूमेरिकली, बट साइन अपोजिट होता है, मतलब ए बी सी माइनस और सी बी ए होता है। ठीक है ऋषभ, क्लियर हो गया तुम्हारा डाउट? मतलब वो डिटरमिनेंट के 3 एलिमेंट्स का अगर इवन परम्यूटेशन करेंगे तो सेम आएगा ना? हाँ, इवन टाइम्स करोगे तो सेम भी, मतलब 2 बार और सर 4 जैसे बार। हाँ बोलो। अगर 10/10 का डिटरमिनेंट रहा तो उसमें फर्स्ट और 7th रो को इंटरचेंज करेंगे तब भी सेम ही होगा? तब भी, हाँ तभी भी माइनस, कोई दो, भाई जितना इंटरचेंज करो, आपने एक बार इंटरचेंज किया तो माइनस आएगा, 2 बार इंटरचेंज करोगे तो माइनस माइनस 2 बार आएगा तो प्लस हो जाएगा। जितने इंटरचेंज करोगे, आप फर्स्ट रो से डायरेक्ट 10th रो को भी करो तो भी नेगेटिव साइन दे। ओके सर। तो एक इंटरचेंज पर एक साइन आता है नेगेटिव, तो जितने इंटरचेंज किए गए हैं उतनी बार नेगेटिव आते जाएगा, तो उस हिसाब से साइन चेंज होता चला जाएगा। तो दिस इज अवर स्विचिंग प्रॉपर्टी। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी व्हिच इज, हाँ बोलो बेटा। अगर 1 to 7 किए तब भी माइनस है? हाँ, कोई 1 के साथ आप किसी को भी एक इंटरचेंज करते हो, जैसे क्लास लगी हुई है और मेरे क्लासरूम में 7 बेंचेस एक के पीछे एक लगी हुई हैं, तो मैं यदि फर्स्ट रो के बच्चों को 7th रो पे भेज देता हूँ, 7th रो के बच्चे को फर्स्ट रो पे ला लेता हूँ, तो हमारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट रो को 7 पे भेज दिया, 7 को फर्स्ट पे भेज दिया, अब मैं सेकंड को थर्ड पे, थर्ड को सेकंड पे भेज दूं तो एक और माइनस आ जाएगा। तो जितने आप इंटरचेंज करोगे उतने नेगेटिव आते जाएंगे। ठीक है कुणाल? हाँ सर। तो नाउ कौन सी प्रॉपर्टी? हाँ, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। अब आप ये समझिए, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में ये बहुत फर्क आता है, बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीपल। आपने मैट्रिक्स में भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, मैट्रिक्स को भी हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया था, और आपने ये वहां पर पढ़ा है कि मैट्रिक्स में यदि आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होता है। मतलब यदि मैं 3x3 का मैट्रिक्स लिया हूं तो 3x3 के मैट्रिक्स में तीन रो हैं, तो आपका जो स्केलर है वो तीनों रो में मल्टीप्लाई होता है, जबकि डिटर्मिनेंट में ये किसी पर्टिकुलर रो में या किसी पर्टिकुलर कॉलम में जाके मल्टीप्लाई। मतलब जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर रो, और रो के साथ साथ कॉलम के लिए भी वैलिड है, पर्टिकुलर रो और कॉलम, if each element of any particular row or column multiplied by constant आपका नॉन जीरो स्केलर होना, क्योंकि ये तो जीरो मिल जाएगा सारा, तो मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो कांस्टेंट या नॉन जीरो स्केलर लिख लेता हूं यहाँ पर, बाय अ नॉन जीरो स्केलर lambda, then value of determinant is also multiplied by same constant lambda। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। यदि आप किसी डिटर्मिनेंट की कोई पर्टिकुलर रो को या फिर कॉलम को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो भी सेम कांस्टेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, उतने टाइम्स हो जाता है। ठीक है, इसको अपन थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं अगले पेज पर, जगह खत्म हो गई, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रॉपर्टी में लिखा छोड़ूंगा, ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं तो पेज नंबर 8। डन सर। तो पेज 8 पर वी डिस्क्राइब दिस प्रॉपर्टी। बंद कर। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो कोई डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, 3x3 का ले लेते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल हमने कोई 3x3 का डिटर्मिनेंट ले लिया, 1 2 3 2 -1 4 3 2 1। इसका वैल्यू मैं लिखता हूँ, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 के लिए -1 -8 -9 आ जाएगा, फिर 2 के लिए 12 -2 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 3 के लिए 4 3 7 21 हो जाएगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस इज 41 -9 32 आती है इसकी वैल्यू। ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आया 32। अब मैं आपको जो बोला कि यदि मैं इस डिटर्मिनेंट की पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके एक नया डिटर्मिनेंट बनाता हूँ, डेल्टा 1, पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर 2 4 6, और सेकंड रो एज सच रखा है, थर्ड रो को भी एज सच रखा है। अब जो हमारी प्रॉपर्टी है, यदि मैंने कोई पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू भी उतने से टाइम हो जाएगी। मतलब हमारी अब वैल्यू जो है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो अब इस क्वेश्चन का आंसर है वो 64 आना चाहिए, उसका डबल आना चाहिए। देखते हैं 64 आता है कि नहीं। तो जब 2 के लिए आप सॉल्व करोगे तो ये -1 -8 -9 -18 बना, फिर प्लस 4 के लिए सॉल्व करेंगे तो 12 - 2 40 आता है, और 6 के लिए सॉल्व करेंगे तो 4 3 7 6 7 42 आता है। ठीक है, तो ये 42 82 हो गया,
और 82 माइनस 64 होना चाहिए, करके देख लो आप। ये इसका डबल आ गया, 32 का डबल। तो ये प्रॉपर्टी है। अब एक चीज यहाँ पर, जैसे मैंने इसकी पहली प्रॉपर्टी में रो इंटरचेंज का आपको सिंबल दिया था RIRJ, ऐसे ही अब मेरे को यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसको सिंबॉलिकली मैथमेटिकली लिखेंगे क्या, ताकि ये ऑपरेशन अपने समझ में आ सके कि भाई यहाँ पर तो मैंने डेल्टा 1 डेल्टा से कैसे फॉर्म किया है। तो मैंने इन प्लेस ऑफ फर्स्ट रो वी राइट ट्वाइस ऑफ फर्स्ट रो, मतलब मैंने रो 1 की जगह पर रो 1 का डबल लिख दिया था। ये ऑपरेशन स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, याद रखिएगा, इससे समझ में आता है किस रो में क्या किया गया। तो यहाँ को फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ वैलिडेट हो गई कि फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी ट्वाइस हो गया। ये जो 64 है ये हमारा आ गया ट्वाइस ऑफ डेल्टा। डेल्टा 32 था, उसका डबल हो गया। तो यदि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई, मैं 3 से करता तो वैल्यू भी 3 टाइम्स हो जाती, मैं n से करता तो वैल्यू भी n टाइम्स। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि जब डिटर्मिनेंट में आपने किसी नंबर से, या फिर आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि मैं यहाँ पर जब कोई एलिमेंट कॉमन लूंगा, मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में ये सबसे बड़ा फर्क है कि मैट्रिक्स में जब मेरे को कोई एलिमेंट कॉमन लेना है तो वो एलिमेंट हर 9 के, यदि यहाँ पर ये मैट्रिक्स होता और मैं यदि 2 कॉमन लिखता बाहर तो फिर हर एलिमेंट 2 से डिवाइड होता। जबकि डिटर्मिनेंट में जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो वो या तो फर्स्ट रो से आएगा, या सेकंड रो से आएगा, या थर्ड रो से आएगा, या फर्स्ट कॉलम से आएगा, या सेकंड कॉलम से आएगा, या थर्ड कॉलम से आएगा। कहने का मतलब यदि मैं फर्स्ट रो को भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, सेकंड रो को भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, थर्ड रो को भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 8 टाइम्स हो जाएगी। फर्स्ट रो के लिए भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड के लिए भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और थर्ड रो के लिए भी ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब इन जनरल ओवरऑल जो कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि मैं यदि डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए लिखता हूं तो इट इज लैम्डा पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी, वेयर n क्या है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वेयर n मैट्रिक्स का ऑर्डर। जैसे मैं यदि 3x3 का मैट्रिक्स लेता हूं, 3x3 के मैट्रिक्स को मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लैम्डा 3x3 के 9 एलिमेंटों में सब में मल्टीप्लाई, मतलब पहली रो में भी मल्टीप्लाई होगा, दूसरी रो में भी मल्टीप्लाई होगा, तीसरी रो में भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट से अब जब 2 बाहर निकलेगा तो पहली रो से भी लैम्डा बाहर निकलेगा, दूसरी रो से भी लैम्डा बाहर निकलेगा, और तीसरी रो से भी लैम्डा बाहर निकलेगा। तो लैम्डा कितनी बार बाहर आएगा, 3 बार, तो लैम्डा पावर 3 हो जाएगा। तो n क्या है यहाँ पर, n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, जितने बाय जितने का है। यदि ये 2x2 का है तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, 3x3 का है तो लैम्डा पावर 3 हो जाएगा, 4x4 का है तो लैम्डा पावर 4 हो जाएगा। तो दिस इज बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। आप इसको ऐसा याद रखना, डिटर्मिनेंट में कोई नंबर जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसी पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई होगा या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, जबकि मैट्रिक्स में जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में जाकर मल्टीप्लाई होता है। ये फर्क वहां से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। कोई डाउट है अब आपका तो पूछें। सर अगर कहीं से 2 निकाले और कहीं से 3 निकाले तब भी 6 टाइम बोल सकते ना? हाँ, ये बाहर यदि फर्स्ट रो से 2 निकालूं, सेकंड रो से 3 निकाल दूं, बाहर 6 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पर हर एलिमेंट 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ हर एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा। डिफरेंट भी निकाल सकते हो, लेकिन जब निकलेगा तो किसी पर्टिकुलर रो से या कॉलम से, ना तो डायगोनली निकालोगे ना कुछ करोगे। केवल 2 ही तरीके हैं, या तो रो वाइज बाहर आएगा या फिर कॉलम वाइज बाहर आएगा। सर हाँ, अगर कोई डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय 2 बोले तो फिर हर रो से उसको मल्टीप्लाई करना ना? नहीं, डिटर्मिनेंट जब मल्टीप्लाई होगा तो डिटर्मिनेंट में वो किसी रो में जाके जैसे ये था डिटर्मिनेंट,
अब मैं यदि इस डिटर्मिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 डेल्टा यदि मैं लिखता हूँ, तो यदि 2 डेल्टा लिखोगे तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि 2 जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट रो में डाल दिया, आप यहाँ मत डालो, आप सेकंड रो में 2 डाल के कैलकुलेट कर लो तो भी 2 डेल्टा आएगा, आप थर्ड रो में 2 डाल के कैलकुलेट कर दो तो भी 2 डेल्टा आएगा, आप फर्स्ट कॉलम में डाल दो तो भी 2 डेल्टा आएगा। मतलब किसी एक रो में जाएगा या किसी एक कॉलम में जाएगा, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो डबल हो जाएगा। मतलब सर पूरे इसमें नहीं लगेगा ना वो? पूरे में नहीं जाता, किसी रो में जाएगा या किसी कॉलम में जाएगा। सर इसका एक क्वेश्चन दे दो ना। क्वेश्चन यही तो बताएं, कोई भी आप क्वेश्चन देखो, आप इसको प्रैक्टिस करना है, मैं तो आपको ये दिया, आपने प्रॉपर्टी समझना है, ठीक है। क्वेश्चन प्रॉपर्टी सब खत्म हो जाएंगी, मैं लगातार लाइन से 2 दिन आपको क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले प्रॉपर्टी कंप्लीट होने दो, क्योंकि प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ओके सर। सर हाँ सर अगर पहले रो को 2 से मल्टीप्लाई किए और दूसरे और तीसरे रो को 3 से मल्टीप्लाई किए तो फिर 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 2 आएगा ना? हाँ, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 या 9 2 या 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। प्रॉपर्टीज अभी तीसरी प्रॉपर्टी पे अपन पहुंचे हैं, कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज और अपन ने डिस्कस करनी है। प्रॉपर्टीज एक बार ही खत्म हो जाती हैं, फिर अपन इसके क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके सारे। बाकी अगली क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन। बाय सर। बेटा।